लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह और कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आप लोगों के सामने हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और ठीक भी होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि अपनों का ख्याल रखने का कहते हैं कि कोई भी तरीका हो सकता है। उनसे अच्छे अंदाज में आप गुफ्तगू भी कर लेना, उनकी बात सुन लें। वैसे भी कहा जाता है कि गुफ्तगू आपकी शख्सियत का आकाश होती है और जब आप बातचीत करते हैं तो लोगों को आपकी शख्सियत समझने का मौका भी मिलता है। और इस हवाले से मौला अली का एक कॉल भी है कि गुफ्तगू दवा की मानंद है जिसका कम इस्तेमाल शिफा बख्श है और कसरत से इस्तेमाल मौत का बाइस भी बन सकती है। और बहुत से लोग फकत अपनी गुफ्तगू की वजह से ही बहुत सारी मुश्किलात में गिर जाते हैं और ऐसा हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए जनाब कि गुफ्तगू अच्छे अंदाज में की जाए। अल्फाज का जो हमारे चुनाव है वो अच्छा हो ताकि आपसे बातचीत करके दूसरों को एटलीस्ट अच्छा लगे। और आपका जो अंदाज़े बयां होता है, गुफ्तगू करने का जो अंदाज है, वो ही बताता है कि आपकी जनाब शख्सियत कैसी है, आप किस तरह लोगों के साथ रवैया इख्तियार करते हैं। तो आज के दौर में ये बड़ा ज़रूरी है कि जनाब आपने इर्द गिर्द अपना वो ही रवैया इख्तियार करना है जैसे आप हैं। बहुत से लोग आपने भी देखा होगा कि अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं और समझ नहीं आ रहा होता कि जनाब इनकी कौन सी पर्सनालिटी को जाना जाए। तो इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जनाब पाकिस्तान में मुतअद्दिद संगीन अमराज और नागहानी अमवात की एक बहुत बड़ी वजह आलूदा पानी है जो हम पीते हैं, जिसे पीने से लोग पेट की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, स्किन की, जिगर और दीगर मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हो जाते हैं। और आलूदा पानी के सबब जोड़ों का दर्द और रीढ़ की हड्डी के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा आंखों और जैसे मैंने बताया कि स्किन के बहुत से मसाइल का भी आलूदा पानी से गहरा ताल्लुक भी है। और पाकिस्तान में डायरिया के सालाना करोड़ों केसेस सामने आते हैं। डायरिया ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है और ये मर्ज छोटे बच्चों, बूढ़ों, दिल और गुर्दे के मरीजों के लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के अस्पतालों में 40% अमवात की वजह आलूदा पानी ही है। और अगर बात की जाए आजकल के मौसम के हवाले से, तो आपको पता है बारिशों का मौसम है, बरसात का मौसम है और प्री मानसून ने भी अपनी एंट्री कर दी है। तो गंदे पानी और गैर महफूज खुराक की वजह से बीमारियों की भरमार आ चुकी है। इसी पानी और खुराक के दुरुस्त इस्तेमाल से हम इन तमाम बीमारियों से महफूज भी रह सकते हैं और जिंदगी को पुरसुकून भी मना सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में कौन कौन सी खुराक का इस्तेमाल हमें इन तमाम तर बीमारियों से महफूज रख सकता है, किस तरह की खुराक हमें खानी चाहिए ताकि हम बच सके और एहतियात भी करें, तो इस पर आज हम बात करेंगे जनाब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अतिया गुल है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अतिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मानसून शुरू हो चुका है, प्री मानसून की, और बारिशें भी हो रही हैं और इस मौसम में डॉक्टर अतिया बहुत से लोग डायरिया का शिकार होते हैं और भी बहुत सी मुतअद्दिद बीमारियां हैं जिनका शिकार होते हैं। तो किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए? क्या वेदर के साथ हमें अपनी डाइट चेंज कर लेनी चाहिए? सबसे पहले वेदर चेंजेस में जो ग्रोथ होती है, जो फेवरेबल ग्रोथ होती है, वो है बैक्टीरिया और वायरस की। जो ही हम सीजनल चेंजेस की बात करते हैं, स्पेशली जो प्री मानसून की बात करें, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग हु इज फेवरिंग देम, जो उनको ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। जब तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी लाइक फ्रिज, डीप फ्रीजर और ये, तब तो हम सिर्फ पानी की बात करते थे। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब सिर्फ पानी ही नहीं, वो फूड जो आपने फ्रिज में रखी है, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, ठीक है, तो लोग सिर्फ पानी की तरफ फोकस कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब लोड शेडिंग स्पेशली आपके स्लीपिंग आवर्स में हो रही है, व्हेन यू आर नॉट अवेयर, आपको फ्रिज का नहीं पता कितनी देर, तो वो फूड जो आपने 24 आवर्स के बाद भी उसी फ्रिज में रखी है, वो कंटेमिनेटेड हो गई है। जो मेरे पेशेंट्स अब आ रहे हैं, नो डाउट पानी की अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू मीडिया इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग बहुत अवेयर्ड हो गए हैं। आपको पता है फिल्टर्ड पानी, बॉइल्ड वाटर, लोग काफी। लेकिन अब जो एक और चीज जो मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहूंगी, वो है लोड शेडिंग और आपकी रेफ्रिजरेटेड फूड से रिलेटेड जो आपको डायरिया हो रहा है। ठीक है, डायसेंट्री, डायरिया, आपकी डाइजेशन के प्रॉब्लम, आपका नौजिया। होता क्या है कि जब भी आप पानी का, तो पहले हम पानी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। पानी का ये है
कि हमारा क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, घरों में फ़िल्टर तो लगे हुए हैं, लेकिन मैंने इशू क्या देखा है, लोग फ़िल्टर्स को चेंज नहीं कराते। हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है ना, अब वो साल चलते रहते हैं। लगा हुआ है, लोग चेंज नहीं कर रहे। अच्छा, मेरा मतलब मेरे पेशेंट्स आ रहे हैं जी, फ़िल्टर भी लगा हुआ है, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जब मैंने इस चीज़ पे रिसर्च शुरू की तो मेरा ये पॉइंट निकला कि फ़िल्टर चेंज नहीं करते। ठीक है, अब एक कम्युनिटी को हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि फ़िल्टर्ड पानी पिएं और दिस करें दिस, और एक में फ़िल्टर लगा हुआ है। लेकिन अब अवेयरनेस ये है, देखें आप फ़िल्टर्ड पानी अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो सब अच्छा। और अब जो लेटेस्ट रिसर्च हार्वर्ड में हुई है वो ये है कि बॉइल्ड वाटर इज़ मोर सेफर देन फ़िल्टर्ड वाटर। तो क्यों हम इतना खर्चा करें, हम क्यों ना पानी को प्रॉपर्ली पहले आप निथार लें। अच्छा, निथारें ज़रूर आजकल के मौसम में, उसकी वजह ये है वो, और उसका भी बड़ा इजी है, आपको महंगे स्टेनर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मलमल का कपड़ा लें कोई भी वाइट कलर का, और आप पानी को निथार लें। आपने पानी को निथार लिया, होता यह है कि मानसून की जैसे बारिशें हो रही हैं तो जितना सीवरेज का पानी है, आपको पता है जितनी पाइपलाइन गुजर रही है जो घरों को जा रही है वो इधर से ही होके जा रही है। अब बैक्टीरिया और वायरस को पहले ही प्री मानसून की वजह से ग्रोथ फेवर्स मिल रही हैं। वो बैक्टीरिया जो आपके पास पहले 20% था, अब आपका 100% चला गया, तो उसको वो स्पेस भी मिल जाती है उन पाइप्स में घुसने की, वो आपके घर आ गया। ठीक है, अब आपके घर आ गया है और आपके पानी में आपका बच्चा भी पी रहा है, आप भी पी रहे हैं, तो थोड़ी सी 2-3 प्रिकॉशंस हैं। अभी हम सिर्फ पानी की बात करें, आपको मैंने एक निथारने का बताया है, और मलमल का पानी, मलमल का कपड़ा बेहतरीन फिल्टर है। आपने पहले घर में वो रखना है और फिर उसको फिर धूप में सुखाना भी है। अब क्या होता है प्रॉब्लम, चीज तो बता देते हैं, उसको आगे हम उसको मेंटेन नहीं करते। आपने पानी में फिल्टर किया, उस कपड़े को प्लीज धूप लगवानी है। वो कपड़ा लपेट के किचन की साइड पे नहीं रख देना, आप दोबारा बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। आपने जब उसको निथार लिया, उस पानी को आपने आधा घंटा बॉईल किया, बॉईल करने के बाद ठंडा होने रख दिया, उसके बाद मिट्टी के घड़े में अगर आप उसको डाल लेंगे, आप यकीन माने आपने पानी से रिलेटेड 80% बीमारियों को घर से गुड बाय कह दिया। ठीक है, अब प्लास्टिक के कूलर में डाल लेते हैं। अच्छा जी, अब सारे स्टेजेस सही जा रही हैं, पानी निथर भी गया, पानी वो भी है, क्या प्रॉब्लम क्या गया, वो जो कूलर के अंदर प्लास्टिक था, आपने उसको धोना ही नहीं। फिर आपकी वो जो टूटी पीछे टैप है जिससे उसने आपने उसकी क्लींजिंग ही नहीं करनी। आपने उसमें कोई कभी क्लोरीन डाल के उसको स्टरलाइज करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। अब मतलब आप पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, फिर प्रोसेस आपका क्यों ना हम घड़ा इस्तेमाल कर लें। फिर दूसरी बात यह है कि जो मिट्टी है उसमें सबसे ज्यादा अपनी भी एक फिल्ट्रेशन पावर होती है। तो ये अब आप देखें, हमने अपने खर्चे भी घटा लिए, हमने पानी से रिलेटेड काफी बीमारियों को गुड बाय भी कह दिया। एक दूसरी चीज, जब भी आपके बच्चे रात को सोएं तो आप कोशिश करें कि उनके साइड पे पानी रखें। ठीक है, क्योंकि जब सावन के मौसम में होता क्या, पसीना बहुत ज्यादा जी, बच्चे डिहाइड्रेट होते हैं, बच्चे को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। जब आपका बच्चा सो रहा है, वो रात को उठेगा, सिर्फ सुस्ती की वजह से वो दोबारा सो जाएगा। उससे जो भी आपने डिफरेंट डिजीजेस की बात की, किडनी से रिलेटेड डिजीजेस कर ले, स्किन चेंज होना, कलर चेंज होना, बच्चा चिड़चिड़ा होना, वो आपका एक पानी का जग जो आपने रात को साइड पे रख दिया, आपको इन बीमारियों से बचा लेगा। डिहाइड्रेशन की वजह से भी तो बहुत सारी जी, वो बच्चों में बहुत हो रहा है। हाँ, तो वो ये अभी हम डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। फिर इसी से रिलेटेड आपकी जो एज है, स्पेशली एडल्ट्स हैं, लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, वो कोशिश करें कि रात को अपने कमरे का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा मॉइस्चराइज्ड कर लें। ठीक है, उसका ये सरसों का तेल है, आपने सरसों का तेल लिया, आपने उसको बेड के नीचे रख दिया, आपका पूरा एनवायरनमेंट जो है वो आपको बड़ा ग्लो देगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम इस तमाम मौसम के साथ फाइट कर सकते हैं। फिर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं खुराक की तरफ। अच्छा, अब जो खुराक है उसमें मैंने आपको फ्रिज का बार बार बताया है, अभी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता, लोड शेडिंग में रात को फ्रिज बंद था, कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आपने सुबह गोश्त निकाला, आपको नहीं समय, आपने वापस रख दिया, 2-3 के बाद अब वो टोटली कंटेमिनेटेड है। अब आप उसको जो प्रोसेस कर रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, आप अपनी तरफ से कहते हैं वो जी हीट लग गई, हमने भून लिया, ये वो नहीं, सैलेड्स भी तो आप खा रहे हैं। ठीक है, फिर आप कोशिश करें कि सैलेड फ्रेश बनाएं। उसके बाद सैलेड स्पेशली खाने भी हम रोजाना की बुनियाद पे फ्रेश बनाने चाहिए। बहुत से लोग ना स्टोर कर लेते हैं बना के। नो, इस मौसम में लोड शेडिंग देखिए आपकी किधर जा रही है और कैसे स्टोर कर सकते हैं आप। दूसरी बात यह है, जो ऐसी सब्जी है जिसपे लेयर्स हैं, इसमें हमारे आमतौर पे फूल गोभी है, जैसे सलाद में बहुत ज्यादा बंद गोभी है, छोटी छोटी लेयर्स होती हैं अंदर, पता नहीं चलता। प्लीज उसकी वॉशिंग बहुत अच्छी तरह, आपको नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया किधर ग्रो कर रहा है, उसकी वॉशिंग प्रॉपर करें। और मैं तो सबको ये कहती हूँ कि ऐसी सब्जियां जिसमें लेयरिंग है, प्लीज उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के थोड़ी देर धूप लगवा लें। सही, ठीक है, आपने आप उसको प्रोसेस किया, आप उसको थोड़ी देर धूप लगा ले, आपने फूड को भी प्रोसेस कर लिया। देखिए, हर चीज के लिए पैसा लगाना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आप टाइम लगाएं तो उससे आपको बहुत सी चीजों का फर्क पड़ जाएगा।
अब ये थी आपकी फूड रिलेटेड डिजीज, दूसरी मैंने आपको बताई वाटर रिलेटेड, तीसरी चीज़ है केयर आपने अपनी बहुत ज्यादा करनी है, स्किन को मॉइस्चराइज करना है, पानी तो खुद ही आपने पीना है, किसी ने आपको बार बार याद तो करवाना नहीं है ना। तो वो अपनी केयर की तरफ खास तौर पे करें, सॉलिड फूड को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, ज्यादा लिक्विड्स पे आ जाएं, तरबूज बहुत अच्छा आया हुआ है आपके पास, जूसेस पे आ जाए। अच्छा जूसेस का थोड़ा मैं आपको, लेकिन यहाँ पे फिर सारे आ जाते हैं ना कि हम लोगों ने अपना फिगर भी मेंटेन रखना है, आपको उसी की तरफ आने लगी थी, मोटे भी नहीं होना, जूसेस कैसे मैं उसी की तरफ आपकी तरफ आने लगी थी कि जूसेस की तरफ थोड़ा मैं डायबिटिक पेशेंट्स को भी ये बताऊंगी कि आपका फ्रूट में कंटेंट होता है शुगर का, एग्जैक्टली, तो प्लीज जूस का मतलब ये नहीं आप उसमें पानी डाल के डाइल्यूट कर लेना। अच्छा, ठीक है, हम लोगों का जूस का कॉन्सेप्ट होता है कि टोटली वो ऐसा नहीं है, आप उसको डाइल्यूट, अब तो इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज आ गई हैं, यू जस्ट क्लिक अ बटन ऑन इंटरनेट एंड यू गेट ऑल द रेसिपीज, तो आप उसमें पानी डाल लें, वो भी पानी उबला हुआ, ठीक है, आप उसको ले लें। और दूसरा कोशिश करें कि आप वो वाले जो मौसमी फल हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, और पेट को पहले आप भरें ऐसी चीज से जिसमें फाइबर ज्यादा है, पानी का कंटेंट ज्यादा है, जिसमें मैं आपको अगेन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बताऊंगी। जूसेस में डायबिटिक पेशेंट और वो बच्चियां जो वेट कॉन्शियस हैं उनको कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरी कंटेंट चला जाता है। इससे अच्छा है कि आप उसको कर लें, फ्रूट खा लें। हाँ जी, और एक अल्लाह ताला ने कुदरत में एक बड़ी जबरदस्त चीज विनीगर जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिक विनीगर, आप यकीन करें वेरी गुड फाइटर अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। तो आप अपने पानी को अगर डिटॉक्स वाटर बना लें, सब बच्चियों के लिए बड़ा अच्छा वाटर है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी स्किन को ग्लो करेगा, आपका वेट रिड्यूस करेगा। वाटर बॉर्न जितनी भी आपकी कंटेमिनेटेड, हाँ जी, उसमें आप थोड़ा सा अदरक डाल लें, ठीक है, पानी आपने लिया फिल्टर जो हमने अभी बात की है उसमें थोड़ा सा आपने अदरक डाल लिया, लेमन, एसिड की बात अभी हमने की जो मैंने आपको ऑर्गेनिक विनेगर में भी बताया, और अभी आपको लेमन में भी लेमन स्क्वीज कर लें, उसमें मिंट साफ धुला हुआ वो डाल लें, वो बोतल आपके पास होनी चाहिए। और आप लेमन भी डालेंगे और विनेगर भी डालेंगे? नहीं, विनेगर किसी एक चीज नहीं, विनेगर नहीं, फिर एसिडिटी की तरफ आप चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि फूड आपकी डिमांड कब होती है, जब आपका शुगर लेवल गिरता है, तो हनी डाल लें, आप अपना शुगर लेवल मत गिरने दें, जब आपका शुगर लेवल नहीं गिरेगा तो आपकी डिमांड नहीं होगी ना, और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो आप ये एक बोतल अपने पास तैयार कर लें, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, आप शो पे आएं, आपकी बोतल तैयार हो, स्किन भी ग्लो करेगी, आप डिहाइड्रेटेड भी नहीं होंगे, आपको पता है आप सेफ वाटर ले रहे हैं, और आपको पता है आपकी बोतल धुली हुई है। अब वो मदर्स जिनके कोई बीमारी भी नहीं आपको, और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी, है, और आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और एक बहुत अहम पॉइंट जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, वो बच्चे जो पैम्पर लगाते हैं, ठीक है, जब भी आपको समटाइम्स बच्चों को डायरिया ये मौजूद होता है क्योंकि वो पैम्पर्स पे होते हैं, तो जो ही मदर को पैम्पर का वेट नॉर्मल वेट से ज़्यादा लगे तो उसे अलर्ट हो जाना चाहिए। बैक्टीरिया भी दो टाइप का होता है, जिसमें एक बैक्टीरियल है और एक वायरल है। प्लीज़, हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट है एंटीबायोटिक का, वायरल डायरिया एंटीबायोटिक से नहीं जाएगा, आपने बच्चे की इम्यूनिटी तबाह कर दी। और एंटीबायोटिक भी डॉक्टर कहती है खुद से लेने का, हाँ, और रिकमेंड, मतलब आपने डॉक्टर पर जाना ही है, प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है नहीं, आपका वायरल जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक से नहीं जाएगा, और आपका डॉक्टर आपको बताएगा ईदर इट इज बैक्टीरियल और वायरल। तो आपको पैम्पर को बहुत कॉन्शियसली देखना है, क्योंकि छोटे बच्चे का डायरिया बहुत खतरनाक होता है। तो प्लीज, अगर जो ही माँ को ये फील हो कि आम वेट से ज्यादा वेट उस पैम्पर का हो रहा है, तो कॉन्शियस हो जाए, फौरन उसको लेके जाए। और अब तो इतने अच्छे अच्छे आपको पता है मेडिकल स्टोर्स पे अल्टरनेट्स मिलते हैं, तो घर में फौरन उसको कुछ ऐसा अल्टरनेट देना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ ब्रांड का नाम बोलना मना है, इसीलिए मैं अल्टरनेट्स आपको, जिसमें आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, ठीक है, तमाम वो एलिमेंट्स जो आपके बच्चे के लिए जरूरी हैं, जो थ्रू डायरिया आपके जिस्म से बाहर निकल रहे हैं, वो आपको, ये आपने फौरन फर्स्ट एड घर में करनी है। बच्चे के पास और बूढ़े के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने तजर्बे करें, ठीक है। एडल्ट की थोड़ी इम्यूनिटी ग्रूम्ड होती है, तो मैं आपको यही कहूंगी घर में ऐसी चीजों का इंतजाम जरूर रखें। आजकल के मौसम में काला नमक, अदरक और लेमन, ये आपके घर से खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में अदरक, काला नमक और लेमन मौजूद है, तो आप काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपने हज़ारों खर्च करके दवाइयाँ खा के और ज़ुबान का टेस्ट ख़राब करके करनी है, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आप उसको अपने घर को एक सेहतमंद ज़िंदगी भी दे सकते हैं।
इसके अलावा फूड में आप लोगों लेकिन इस मौसम में डॉक्टर अतिया बहुत से लोग हैं जो गोश्तखोर होते हैं, आपको पता है लाहौरी वैसे भी खाबों के बड़े शौकीन हैं और गोश्त वैसे भी खाया जाता है, तो इस मौसम में क्या वो खाना चाहिए? उसकी वजह से भी तो हमारे पेट खराब हो जाते हैं, डायरिया होने के एक चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चीज इटसेल्फ तो बुरी नहीं होती है, लेकिन उसकी ज्यादती बुरी होती है ना। चीज को और प्रॉपर तरीके से ना यूज किया जाए, ज्यादती अगर आप दोनों चीजें उसको आप प्रॉपर उसकी स्टोरिंग का आपको नहीं पता फ्रेश है या नहीं पता, स्टोर हुआ हुआ है, फिर आप उसको फ्रीक्वेंसी में ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टमक के लिए थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, फिर उसके साथ अगर आप पानी को नहीं ले रहे, जाहिर है स्टमक पे ओवर बोझ आपने डाल दिया, तो पानी के साथ तो स्टमक की हेल्प हो जाती है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स, ऐसा सोडा का बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, तो क्यों ना घर में आप सोडा तैयार करें। यही 3 चीजें जो मैंने आपको बताई है, लेमन, अदरक, ठीक है, देखिए आपने डाइजेस्ट ही करना ना, तो ग्रीन टी और इन चीजों से क्यों नहीं डाइजेस्ट कर लेते, ऊपर से एक आप डोज सोडा की दे देते हैं उसको। ठीक है, ये चीजें हमारा तो कॉन्सेप्ट ही हो गया ना, अगर हमने हजम करना है खाना तो ऊपर से हमने सोडा पीना। अच्छा, अगर थोड़ा सा अगर आपके चैनल के थ्रू ये चीज होटल्स को और जो कैफेटेरिया है वो इंट्रोड्यूस करवाना तो शुरू करें, रिस्पॉन्स तो देखें क्या आ रहा है। थोड़ा डाइल्यूट कर लें सोडा को, फौरन चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे इफ यू विजिट अ रेस्टोरेंट, आप उसको कहते हैं कि आई विंट जिंजर या गार्लिक विद लेमन ड्रिंक, तो आप चलें 1-2 चम्मच आपने सोडा के डाल के आप अपनी टेस्ट बड को भी तो करें। हम तो, हमारी कौम तैयार ही नहीं है सुनते। अब मैं इतनी बातें करके जाऊंगी और वो सुनते हैं, अमल नहीं करते हैं, मैं क्या करूं उसको। गोश्त की फ्रीक्वेंसी कम करें, गोश्त बिल्कुल खत्म करने से आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारे मुल्क में मल्टीविटामिन्स का ट्रेंड बहुत कम है। तो फिर ये आपको अल्टरनेट्स पे जाना है, तो फिर आपको आयरन पे थोड़ा कॉन्शियस रहना है। अगर आपने, और गोश्त आजकल के मौसम में फ्रीक्वेंसी कम कर दें, बहुत कम कर दें, और प्रॉपर्ली फ्रेश हो, एक तो प्रॉपर्ली कुक्ड हो, और एक तो रात को अवॉइड करें, क्योंकि रात को आपका डाइजेशन रेट बहुत कम हो जाता है गोश्त खाने के। अब लेकिन आगे बकरा ईद आने वाली है, तो उसके बाद और मजीद उस पे तो पूरा आपको शो में करके दूंगी कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डोंट्स एंड डज और दिस एंड दैट। तो वो छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो आपने खुद करनी है। देखें, मैं सबको एक ही बात कहती हूँ, अल्लाह ताला उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। आपने खुद अपने आप को चेंज करना है। एग्जैक्टली, हाँ। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनके थ्रू हम डेली रूटीन में अब उनको ऐड ऑन करके अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं, अपनी सेहत को भी अच्छा सेहतमंद रख सकते हैं। और ये छोटी छोटी अगर टिप्स जो डॉक्टर अतिया गुल हमें देकर जा रही हैं, अगर इसके ऊपर आप भी अमल दरामद करें और मैं भी अमल दरामद करूं, तो मेरे ख्याल से हम पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर अतिया गुल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अतिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स हमें आप देकर जा रही हैं कि खाने के हवाले से क्या क्या हमें इस मौसम में खास तौर पर खाना है और किस तरह अब बनाकर उसे खाना है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ ना कुछ आपको चीजें मिली होंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हर महीने के आखिर में खास करके शदीद गर्मी के मौसम के दौरान ना सबका यही सवाल होता है कि इस बार बिजली का बिल कितना आया है या कितना आएगा। और आजकल भी यही सूरत हाल चल रही है, क्योंकि ज्यादा बिल आने पर अक्सर लोग उससे इनकारी भी होते हैं कि उनका दावा होता है कि उन्होंने सिर्फ जरूरत के तहत ही अपनी बिजली इस्तेमाल की होती है, मगर हुकाम की जानिब से अक्सर बिल के साथ कुछ जरूरी हिदायत दी जाती हैं जिन्हें हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि किन औकात में फी यूनिट बिजली का रेट ज्यादा हो जाता है, कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, और कौन और एयर कंडीशन जो एसी हम लोग यूज करते हैं किस तरह के फायरशारी से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिजली का बिल यकीनन अक्सर परेशानी का बाइस भी होता है हमारे लिए, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा बाइस हो रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जा रही है और बिजली की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं और बिल कम आ ही नहीं रहा है। तो बिजली के इस्तेमाल में कौन कौन सी ऐसी एहतियात बरतने से बिजली के बिल में कमी लाई जा सकती है, क्या बिजली की बचत गर्मी के इस मौसम में भी मुमकिन बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर फहीम गौहर अवान है, PhD हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। आपको खुश आमदीद कहती हूँ डॉक्टर गौहर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका जो क्वेश्चन है वो आजकल बहुत ही एक चुभता हुआ क्वेश्चन है जो कि हर बंदे को टारगेट कर रहा है, खास तौर पे जो मिड टायर हैं, लोअर मिड टायर हैं।
लेकिन हमारे पास बीइंग इंजीनियर हम उसको इंजीनियर एक अप्रोच के साथ हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछें या मेरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी से पूछें तो आपका बिल आपके अपने हाथ में है। अच्छा, लेकिन इस शदीद गर्मी में जहाँ पे लोड शेडिंग भी हो रही है, गर्मी भी पड़ती जा रही है, इसमें हम लोग बिल अपना कंट्रोल कर सकते हैं, बिजली की बचत हो सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि रॉकेट साइंस को कहा जाता है कि सबसे मुश्किल साइंस है, तो वो इंजीनियर ही बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग अप्रोच को या इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजीज को अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सी चीजों को ऑप्टिमल यूज कर सकेंगे। सही, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो हमें जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो खुद बता देते हैं कि जी आपके पास लोड मीडियोकर्स और मीडियोकर्स के लिए स्लैब्स हैं। तो वो स्लैब्स जो हैं वो 100 यूनिट्स की हैं, 200 यूनिट्स की और 300 यूनिट्स की हैं। अच्छा। अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें 300 यूनिट्स तक तो आपका बिल कंफर्टेबली एक अच्छे जोन में आ सकता है जिसको आप पे कर सकते हैं। तो आपकी अपनी पॉकेट के ऊपर है कि आप क्या अप्लायंसेस यूज करते हैं। जनरली जो एक नॉर्मल घर है वो अगर मेरे बताए हुए तरीकों से या अच्छे तरीकों से चलता है तो 200 यूनिट के अंदर वो गुजारा कर सकता है। अच्छा। और जो एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं सिंगल एयर कंडीशनर और एक कमरे में, वो 300 यूनिट के अंदर भी गुजारा कर सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्लैब्स को समझना बड़ा जरूरी है। और इसके अलावा जिनके घर 3 फेज मीटर हैं उनके लिए पीक आवर और नॉन पीक आवर्स दिए गए या टाइम्ड मीटर्स हैं। ठीक है। तो कोशिश करें जितना भी अपना लोड है वो नॉन पीक आवर्स पे शिफ्ट करें। इस तरीके करनी, हैवी लोड्स हैं इस तरीके करनी जरूरी है। मशीन लगानी, कपड़े धोने के लिए वो भी जरूरी है। इस तरह के जो हैवी काम है, को मोटर लगानी है उसको नॉन पीक आवर्स पे शिफ्ट करें। और पीक आवर्स में एसी बिल्कुल ना चलाएं। अच्छा। सिर्फ 5-6 घंटे पीक आवर्स है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। 11 बजे के बाद रात को आप एसी चला सकते हैं कंफर्टेबली। ठीक है। और कैसे एसी चलाना है उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कैसे एसी चलाया जा सकता है। लेकिन पीक आवर्स कहाँ, कितने से लेके कितने बजे तक होते हैं? ये शाम 6 बजे से लेकर 11 बजे तक है। शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक है। एट टाइम ये 7 to 11 भी होते हैं। तो ये वेरी करते रहते हैं। आपके बिल के ऊपर इसकी हर इलाके के हिसाब से ये दिया होता है। ओके, ठीक है। और ये पीक आवर नॉन पीक आवर क्यों है, इसकी भी रीजन है। रीजन ये है कि डे लाइट में अमूमन हमारी जो कंजम्पशन है जनरली वो कम होती है। एग्जैक्टली। शाम के टाइम पे, ये है ही शाम का टाइम पीक आवर, उस वक्त इमीडिएटली सब पूरे पाकिस्तान जो है ना, पूरा एक कंट्री, वो इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए और ये लाइट चलाने के लिए और टीवी शो देखने के लिए और बाकी चीजें इमीडिएटली सारे ऑन कर देते हैं। तो हमारी प्रोडक्शन कम है उसके हिसाब से, तो इमीडिएटली हम वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम डिस्करेज करते हैं, इसे डिस्करेजिंग पैरामीटर कि आप कम यूज करें, इसलिए वो टैरिफ बढ़ाते हैं। ठीक, कि आप कम यूज करें। दिन के टाइम पे हमारे पास सब सरप्लस होती है एनर्जी, उस वक्त हम उनको क्वेश्चन भी देते हैं कि आप दिन के टाइम पे यूज करें। अच्छा, इसके अलावा एक और पैरामीटर है, वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अच्छा। हमारा जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका मेजर चंक रफली कोई 50% प्लस वो हम हाइड्रो पावर से हाइड्रोकार्बन बेस्ड है। मींस पेट्रोल जलाकर, डीजल जलाकर या सुई गैस जलाकर हम यूज कर रहे हैं। अब उसकी प्राइस इंटरनेशनली लिंक है, तो वो हर महीने के एंड पे वो उसको कैलकुलेट करते हैं या क्वार्टरली और पिछले बिल के ऊपर लगा देते हैं। तो अगर आपका किसी मंथ में अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ही कम है, ठीक है, तो वो आपको उसी हिसाब से चार्ज होगा। सो द टिप इज कि अपना जो नंबर ऑफ यूनिट्स पर मंथ है उसको कंट्रोल में रखें। अगर आप 700-800 यूनिट गर्मी में इस्तेमाल करते हैं जून में, लेट से इस महीने में, तो इसका आपके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी 2 महीने बाद आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे फिर बात ये आ जाती है, सवाल ये आता है मेरे ख्याल से सबके दिमाग में होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमने इतने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। आपके घर में मीटर है, ठीक है, मीटर से जाकर ठीक है। और आजकल तो वापडा ने या हमारे ऑपरेटर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है, आपके बिल के ऊपर ही एक तस्वीर भेज देते हैं कि पिछले महीने कट ऑफ कहाँ पे हुआ है। ठीक है। सो यू कैन हैव एस्टिमेट, डेली बेशक ना लें, हफ्ते बाद ले लें कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, अपनी प्रोफाइल राइट रही। देखिए, इफ यू हैव टू कस्टमाइज योर पॉकेट तो आपको ये मय्यज लेने पड़ेंगे, थोड़े से लेने पड़ेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ना, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कि अब हम अपना बिल कम कैसे कर सकते हैं, क्या मय्यज लें कि हम इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए जो हमने रिसेंट टाइम में मॉडर्न बिल्डिंग डिजाइन की तरफ गए हैं, हम मॉडर्न की तरफ जाना शुरू हुए, प्रॉपरली मॉडर्नाइज नहीं हुए। अच्छा। अगर हमारे दोस्त अगर कहीं बाहर मूव किए हैं तो आज के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो ग्लास के बने होते हैं, उनकी शीट्स, ताकि वो नेचुरल लाइट को एब्जॉर्ब करें, नेचुरल लाइटिंग करें। हमने क्या किया, तमाम चीजों को डार्क करना शुरू कर दिया, फॉल्स सीलिंग और ब्लाइंडर्स लगा दिए। अब ना घर में खिड़कियां रही हैं, ना वो चीजें रही हैं। तो ये देखिए, रोशनदार नहीं है, झरोके नहीं है, हवादार नहीं है। इफ यू गो बैक टू गवर्नमेंट कॉलेज,
आप उसकी बिल्डिंग देख लें, आप कोई और जो उस ईरा की बिल्डिंग देख लें, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है, यूईटी की बिल्डिंग है, पंजाब यूनिवर्सिटी की ओल्ड बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग्स। अब टॉल बिल्डिंग से ऊपर जो कवरिंग है वो भी स्लॉन्टिंग है। तो स्लॉन्टिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि समर में सन उससे पड़ेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, बोथ वेज। ठीक है। तो एक साइड हमेशा डार्क रहेगी और एक साइड जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग रहेगी। अच्छा, मोर इंपॉर्टेंटली इट शुड बी पेंटेड विद व्हाइट कलर, नॉट एनी अदर कलर। ओके, हम आप देखें छत कोई व्हाइट कर ही नहीं रहा, कलर्ड। अब कलर से उसका जो कलर के अंदर जो एनर्जी होगी वो नहीं एब्जॉर्ब कर लेगा। व्हाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, टोटल रिफ्लेक्ट करता। ठीक है, तो हम कपड़े भी गर्मियों में जो मदर्स आते हैं व्हाइट पहनते हैं, लाइट कलर पहनते हैं। कपड़ों के लिए हम ये कर लेते हैं, लेकिन बिल्डिंग से लिए नहीं करते। सही। ठीक है, फिर हमने किया जी लो प्रोफाइल घर बनाना शुरू कर दिए, 6-7 फीट पे छत रख दी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें इंजीनियरिंग फिनोमिना है, एरोडायनामिक्स फिनोमिना है। आपके जो लेयर्स होती हैं हवा की वो दो होती हैं, एक ठंडी और एक गर्म। बिल्कुल। ठंडी लेयर हमेशा नीचे होगी, गर्म लेयर हमेशा ऊपर होगी। तो गर्म हवा ऊपर जाती है। अब अगर वो है ही 7 फीट तो ऊपर कहां जाएगी? वो एनकैप्सूल हो जाएगी। फिर हमारे दोस्तों ने आजकल फॉल सीलिंग स्टार्ट कर दी है, वो और गर्म होती है, वो थर्मोपोल की होती है, वो ऊपर छत तक जाने ही नहीं देती। अच्छा, उसके अलावा कोई रोशनदानी, कोई हवादार नहीं है, तो अंदर ही रहती है। फिर एसी को जितना मर्जी चला रहे, एसी ने कभी ट्रिप ही नहीं होना। एसी राउंड द क्लॉक चलता रहेगा, वो जो आपकी अपनी गर्मी है उसको ही इवैक्यूएट नहीं कर पाएगा। सही। ठीक है, तो अगर आपने एसी का एक ऑप्टिमल यूज करना है तो छतें कम से कम 10 फीट एंड प्लस होनी चाहिए। लेकिन जिनके ऑलरेडी अब घर बने हुए हैं इस तरह के, वो क्या कर सकते हैं? एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म लगा सकते हैं जिससे गर्म हवा जो है ना वो ड्रेन आउट हो जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज इसमें है, एरी होना चाहिए सीलिंग, फॉल सीलिंग, और नेचुरल लाइटिंग को अलाउ करें, नेचुरल हवा को अलाउ करें। कम से कम अगर पैक भी किया हो तो दिन के किसी टाइम पे नेचुरल कूलिंग दें, जो शाम के टाइम पे होती है उसको आप नेचुरल कूलिंग दें। और जो एसी है उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अब एयर कंडीशनर जो है वो एक अप्लायंसेस के अंदर आता है, और अगर बाहरी टेम्परेचर 44 है, जिसके जो रिसेंटली लाहौर में रहा है 43 है, 40 ऑड है, तो अगर आप एसी 30 पे भी चलाएंगे, ठीक है, तो इट विल गिव यू वेरी गुड प्लेजेंट एनवायरमेंट। अच्छा, हमने एसी को बड़ा मिसकंसीव किया है। हम समझते हैं एसी का मतलब है कूलिंग। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। एसी मींस एयर कंडीशनिंग। ठीक है, हमें एयर कंडीशनिंग क्यों चाहिए? हमें चाहिए कि अगर ह्यूमिड ज्यादा है तो डीह्यूमिड कर दें, और अगर ड्राइनेस है तो इसको आप थोड़ा सा वो एयर कंडीशनिंग कर दें, इसको थोड़ा सा वेट कर दें। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता, ये हमारा एयर कंडीशनिंग कर रहा होता है। ओके, बिल्कुल मिसकंसीव है कि कूलिंग चाहिए। कूलिंग चाहिए तो बर्फ के कॉले रखें, कमरा सिर्फ ठंडा हो जाए हमारा। नहीं, ठंडा नहीं चाहिए होता। आप देखें कि आज मौसम बारिश हुई हुई है, कोई एसी की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, वी हैव कूलिंग इफेक्ट, वी हैव ह्यूमिडिटी इफेक्ट। अब रिसेंटली मई में बिल्कुल वो लू चल रही होती है, हवा में नमी होती ही नहीं है, तो हम स्प्रे कर रहे होते हैं हवा के, या पंखे जो है ना वो स्प्रे वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब ग्रेडियंट जो है ना एसी का, अगर बाहर 35 है तो आप फिर 30 पे चला रहे, एसी चलेगा। ओके, एसी का काम है जो ही उसने ह्यूमिड कंप्लीट कर लिया अपना, जो डीह्यूमिड कर लिया, उसके बाद एसी ने चॉप ऑफ हो जाना है। फिर उसने सेंस करना है कि मेरी दोबारा अब जरूरत है एयर कंडीशनिंग की, फिर वो टर्न ऑन होगा। अगर आप उसको 16 पे ले आएंगे मिनिमम, 14 पे, जो भी आपका मिनिमम है, तो वो कभी ट्रिप ही नहीं होगा। लेकिन ये एसी की आप बात करें, सॉरी मैं आपको अंदर से काट रही हूँ, लेकिन आजकल जो इन्वर्टर चले हुए हैं, एसी इन्वर्टर भी आ गए हैं, और लोगों की ये भी कॉन्सेप्ट है कि इन्वर्टर लगाएंगे तो हमारी बिजली की बचत भी हो रहेगी। ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल, उसमें फीचर्स मौजूद हैं। उसका कंप्रेसर जो है ना वो स्मार्ट है। अच्छा, और वो उसमें कुछ एडिशनल सेंसर्स हैं, लेकिन टिप फिर वही है, अगर आप टेम्परेचर ही मिनिमम रख देंगे तो वो भी इन्वर्टर भी उसी तरह काम करेगा, वो कभी अपना टेम्परेचर अटेन ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब 16 टेम्परेचर जो है वो मरी का होता है। अब आप समझ सकते हैं आपके कमरे में जब मरी बन गया है तो फिर बिल तो फिर मरी का ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, तो ये एक वर्ड है। अच्छा, एक और बहुत मिसकंसेप्शन है अबाउट यूपीएस, जो आजकल नीड ऑफ द आवर है। मैंने कुछ अप्लायंसेस नोट किए हैं जो कि नीड ऑफ द आवर है और जरूरी है। अब यूपीएस को समझना भी बड़ा जरूरी है। यूपीएस का मतलब ये नहीं है कि बिजली गई और आपने फौरन जो है वो आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल गई। दैट्स ट्रू, उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा है। एक दफा यूपीएस चार्ज हो रहा होता है बैटरी, दूसरी दफा वो डिस्चार्ज हो रही होती है, और इस साइकिल में रफली 30 to 33% बिजली का लॉस है। अब 33% बिजली का लॉस इज अ सिग्निफिकेंट लॉस, उसको कन्वर्ट करने में, इन्वर्ट करने में और कन्वर्ट करने में।
अब इसके अगर इस पे आइसिंग ऑन द केक ये है कि अगर आपकी बैटरी पुरानी होती जाती है तो वो कभी फुल चार्ज ही नहीं होती। ओके। उसकी वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स दे आर नॉट टेक्निकल पीपल या वो ऑपरेटिव मैनुअल पढ़ते ही नहीं है। फिर यूपीएस के भी मल्टीपल डिजाइन हैं। सही। जो आम यूपीएस है सस्ते वाला वो ज्यादा लॉस करता है। ओके। जो थोड़ा सा महंगा है वो 2-3 हजार एडिशनल साइन वेव वो लॉसेस थोड़े कम करता है। ओके। ठीक है, और वो बैटरी को भी अच्छी हेल्थ मॉनिटर करता है। तो हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ योर अप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसका ऑपरेटिंग मैनुअल लेंगे। हम यूपीएस बाजार से ले रहे हैं जो आपको सिर्फ यूपीएस देता है, मैनुअल नहीं देता पढ़ने के लिए। आप गाड़ी लें, होंडा की लें या किसी भी ब्रांड की लें, साथ मैनुअल आता है कि यार ये स्पीड रखें, इतनी एफिशिएंसी आपको मिलेगी, इतना पेट्रोल कंज्यूम होगा, और इतनी देर बाद आपने मेंटेन करने आना है, भी करना है, हाँ। सर्विस भी करानी है। मुझे बताएं, हम में से कितने दोस्त हैं जो यूपीएस को सर्विस पे लेके जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, साल हर साल नहीं लेके जाते। और अवेयरनेस भी नहीं है ना इस चीज की, लोगों को पता भी नहीं है कि घरों में। इसीलिए तो हम शो में ये बात करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इससे हम बिजली का बिल बहुत हद तक बचा सकते हैं। मैक्सिमम कितनी देर बाद करा लेनी चाहिए इसकी सर्विस, या एटलीस्ट देख ही लें कि क्या है? आप बिल्कुल पढ़ लें, जिससे जो मैन्युफैक्चरर वो आपको बता देगा कि इसकी बैटरी का पानी जो है वो आप देखें। अगर बैटरी गर्म होना शुरू हुई है, यूपीएस गर्म होना शुरू हुआ है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फीचर बताता हूँ कि यूपीएस जब चार्ज हो रहा होता है तो ये इतनी बिजली कंज्यूम करता है जो 1.5 टन एसी से ज्यादा है। बज़ाहिर घर बहुत छोटा सा है, बिल्कुल, जिसमें एयर कंडीशनर नहीं है, हाँ। लेकिन आप लोड ले रहे हैं 1.5 टन एसी का। ओके। और 2 घंटे अगर वो चार्ज हो रहा है या 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा समझे आप 1.5 टन प्लस एसी यूज कर रहे हैं, तो फिर बिजली का बिल तो आपका शूट करेगा। सही। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। यूपीएस के ऊपर लोड करें, लिमिटेड लोड करें, ठीक है, उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सॉरी, सोलर सिस्टम का भी तो आजकल बहुत ज्यादा है। वो मैं इंशाल्लाह करता हूँ। सोलर सिस्टम के बारे में ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर बंदे के बस की बात नहीं है। ये प्लग एंड प्ले नहीं है कि लगा दिया और भूल जाओ। इसका भी वैसे ही है जैसे यूपीएस का ऑपरेटिव मैनुअल है। अच्छा, सोलर का एक और फीचर है कि ये एक्सपोज टू एनवायरमेंट होता है, ठीक है, बाहर पड़ा होता है। अब बाहर आंधी चल रही है, ह्यूमिड आ रही है, बारिश हो रही है, उससे इसकी जो शीट है उसके ऊपर कोई ना कोई जर्रे आ जाते हैं और इसकी एफिशिएंसी एकदम कम हो जाती है। सही। तो इसकी क्लीनिंग बड़ी जरूरी है। ठीक है। ऑप्टिमल यूजेज है, इसका एंगल क्या होना चाहिए, ये कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। इसके लिए आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है वो है आईओटी बेस्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई, जो मोबाइल के ऊपर भी एंड्रॉइड बेस्ड भी है। ठीक है। तो आप जो भी मॉडर्न अप्लायंसेज हैं, स्मार्ट अप्लायंसेज हैं, उसको आईओटी पे कन्वर्ट करें। ये ज्यादा खर्चा नहीं है, इसमें बहुत नॉमिनल खर्चा है। सही। तो आप मोबाइल पे बैठे अपना सोलर चेक कर सकते हैं, यूपीएस चेक कर सकते हैं, घर में कौन सी अप्लायंस चलती रह गई है वो चेक कर सकते हैं। इस वक्त मेरी यहाँ पे बैठे हुए आई कैन चेक कि मेरे घर में कितने यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन सी अप्लायंस यूज हो रही है, फ्रिज का डोर बंद हुआ है कि नहीं हुआ। ओके। सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी मॉनिटर्ड ऑन ए सिंगल मोबाइल एपलेट। और तो ये बहुत ऐप है जिसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं? आईओटी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। अच्छा। ये आपको हर अपने सिस्टम, अपने घर के अंदर जगह जगह पे ये सिस्टम लगाना पड़ेगा। इतना ज्यादा महंगा नहीं है। अप्लायंसेस के साथ या सिर्फ घर में हमें लगाना पड़ेगा? घर में मल्टीपल चीजों के साथ वो भी अवेलेबल। आप मेन मीटर पे लगा दें। अच्छा। वहां पे हमारी यूनिवर्सिटी ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे स्टूडेंट ने ऐसी चीज की है कि वो उसके सिग्नल के साथ ही देख लेता है कि इस वक्त फ्रिज चल रहा है, अच्छा, इस वक्त मोटर चल रही है, ये क्या चल रहा है। वो सारी चीजें हम कर सकते हैं मेन जगह लगा के। और सोलर के साथ तो खास तौर पे आईओटी बेस्ड सोल्यूशन लगाएंगे तो सोलर आपको बेनिफिट देगा, वरना नुकसान देगा। आप जो है ना उस पर रिलायंट हो जाएंगे और नुकसान देगा। इसके अलावा जो ऑप्टिमल यूज है, जैसा कि मैनुअल होने चाहिए, और एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इसका एयर कंडीशनिंग का, वो ये है कि एयर कंडीशनर के साथ पंखा इस्तेमाल ना करें। सही। डोंट यूज ब्रैकेट फैंस और सीलिंग फैंस। ठीक है। सीलिंग फैंस तो बड़ा कैटास्ट्रोफिक है, ऊपर गर्म हवा होती है, एयर कंडीशनर नीचे ठंडी करता है, वो गर्म ठंडी को मिक्स कर देता है। तो ऐसे ही है कि बर्फ के ऊपर गर्म पानी डाल दें तो बर्फ का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो फिर सारा एसी चलता ही रहेगा, पंखा भी चलता रहेगा। आपको एसी वाले कमरे में सर्दियों में हमें पंखे की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। हाँ जी। तो हमें वो सिर्फ प्लेजेंट एक एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये हमें देखना है। फिर एसी वाले रूम में जाने के लिए आप अगर एक 2 डोर लगा लें, ठीक है, 1 डोर इज द ओपनिंग डोर, और उसके अलावा जो आपने देखा आजकल प्लास्टिक बेस्ड डोर्स होते हैं, तो आप एंटर हो जाए तो वो एक डबल डोर से आपकी जो कूलिंग है वो अच्छी तरीके से वो कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा ओवंस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक, आजकल सब बीबियां जो हैं, खवातीन जो है, गर्मियों में तो इसका ज्यादा यूजेज होता है। ओवन जो है माइक्रो हो या दूसरा हो, ये बहुत ज्यादा वो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो कोशिश करें कि इसको गर्मी और समर में थोड़ा सा अवॉइड करें,
थोड़ा सा सीजन आगे जाए। एक और फीचर है एग्जॉस्ट फैंस। सही। एग्जॉस्ट फैंस देखने में बड़ा छोटा सा स्मार्ट सा लगता है और कहते हैं जी ये एग्जॉस्ट भी कर देगा, स्पेशली एग्जॉस्ट हुड जो किचन के ऊपर होती है। बिल्कुल, हाँ। दैट कैन वेरी अप टू 300 वॉट। अब 300 वॉट जो है वो 4 सीलिंग फैंस के बराबर है। हम कहते हैं जी हमारे पास एक पंखा है, एक बल्ब है, बिल आ गया 300 यूनिट। और भाई वो बाकी चीजें भी आपको एग्जॉस्ट फैन इतनी ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा होता है। अब जितनी देर आपकी चूल्हा चल रहा है वो एग्जॉस्ट तो चलेगा। हाँ। अच्छा, एक फीचर ये होगा, अगर वो नहीं भी है, पुराने वाला कस्टमाइज गोल्स है, तो एग्जॉस्ट किचन में ग्रीजिंग होती है ऑयल की वजह से। बिल्कुल ऐसे। हाँ, ग्रीजिंग की वजह से जो आपके फैंस हैं या मोटर्स हैं वो चोक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चूंकि चोक होंगी तो 100 वाट वाला बढ़ते बढ़ते 150 पौने 200 वाट तक चला जाता है। ये लोड ले रहा है वो भी हम रिपेयर नहीं करते, मेंटेन नहीं करते। ठीक है। तो ये फीचर्स हैं। सीलिंग आपके पेडिस्टल फैन है। पेडिस्टल फैन में हमने कभी भी ये गौर नहीं किया वो गर्म होना शुरू हो गया। सही। गर्म होने का मतलब ये है कि लुब्रिकेशन नहीं है। मतलब हम मेंटेनेंस का ख्याल नहीं मेंटेनेंस रखते का ना, बहुत ख्याल जो है रिव्यू वो बड़ा नहीं करते अपनी चीजों बहुत का, ज्यादा जरूरी है। का जो चीजें हम यूज कर रहे होते हैं। ये कुछ टिप्स थी जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं और आपका जो भारी भरकम बिल आता है उसको कम कर सकते हैं छोटी छोटी टिप्स करके। हमारे साथ डॉक्टर फहीम गौहर अबान मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि इतनी अच्छी टिप्स आप हमें देकर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जनाब कि आप ये टिप्स अपनाएंगे और अपना बिजली का जो बिल है उसको कम करना चाहेंगे। जी जरूर। हैजर्ड है, देखिए दीज आर ऑस्टेरिटी मेजर्स, हमें बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन ये करते करते हम हैजर्ड की तरफ ना चले जाएं। फॉर एग्जांपल, पढ़ने के लिए एक मिनिमम लाइट के ल्यूमेंस चाहिए। सही। अगर हम बिल्कुल ही एलईडी बेस या स्मॉल लाइट पे चले और बच्चों को के पढ़ें तो उसके रिपरकशन उनको आंखों की लॉस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ऑस्टेरिटी वर्सेस मेंटल हेल्थ ऑफ द ह्यूमंस, इसके दरमियान को बैलेंस रखना चाहिए। हमेशा सोल्यूशन जो है ना मिक्स अच्छा होता है, ना बिल्कुल ऑस्टेरिटी की तरफ चले जाए और ना बिल्कुल लग्जरी की तरफ चले जाए, दरमियान में रहे। आपका बिल, आई कैन इमेजिन जो एसी वाले हैं वो 300 यूनिट तक कंट्रोल कर सकते हैं और जो नॉन एसी है वो 200 यूनिट तक समर में कंट्रोल कर सकते हैं। और उनका बिल मैं आपको बता देता हूं, जो लाहौर वाला लेस्को है वो 200 यूनिट तक तकरीबन 3000 है और 300 यूनिट तक 6000 से कम है। अगर हम इसको कंट्रोल करें तो इतना हमारा बिल आ सकता है। तो चले जनाब, आप लोग भी अपने बिल्स को या अपने जो यूनिट्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि जो महंगाई का तूफान है इसको थोड़ा सा काबू में किया जा सके। डॉक्टर फहीम गौहर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। आपके यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और शहर लाहौर के मसाइल हैं कि जनाब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और हर नए दिन के साथ कोई नया मसला जन्म ले लेता है। सूबाई दारुल खुलाफा होने की वजह से लाहौर अक्सर ही एहतजाज की जद में भी रहता है और रवा हफ्ते भी पंजाब में मिनी मस्दा एसोसिएशन ने मुतालिबात तस्लीम ना होने पर पहिया जाम हड़ताल किए रखी और सुबह भर से ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों समेत एहतजाज भी किया और लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ियां खड़ी करके न सिर्फ रोड्स को ब्लॉक किया गया बल्कि धरना भी दिया गया। और मिनी मस्दा एसोसिएशन पंजाब के ओहदेदारों का कहना है कि हुकूमत की ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज पर कोई तवज्जो नहीं है, जिससे उनके कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। और जब मिनी मस्दा एसोसिएशन की जानिब से पंजाब असेंबली के सामने धरना दिया गया तो उससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर भी हुई और शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब रात गए मिनी मस्दा एसोसिएशन ने एसी, सिटी, सीटीओ, सेक्रेटरी, एटीए की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म कर दी है। मुतालिबात की यकीन दहानी के बाद मिनी मस्दा एसोसिएशन और इंतजामिया पर मुश्तमिल 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी डीजी एक्साइज से मुलाकात करके तमाम तर जितने भी मामलात हैं वो हल करेगी। तो क्या मिनी मस्दा एसोसिएशन को इस कमेटी पर मुकम्मल एतमाद है? क्या कमेटी और मिनी मस्दा एसोसिएशन के ओहदेदारों में मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो
पाएंगे। और मिनी मजदा एसोसिएशन के मुतालिबात कौन कौन से हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकजी सदर हैं मिनी मजदा एसोसिएशन के शेर अली साहब हैं, और शबीर हैदर ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। शबीर, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और शेर अली साहब आपको भी खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले सर आप ही से बात करना चाहूंगी, मुझे बताइएगा क्या क्या आप लोगों के मुतालिबात थे जिसकी वजह से ये धरना दिया गया आप लोगों की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस आपसे तफसीलन में बात करूंगा जी। मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है, लेकिन लोग मुझे मोहब्बत से हाजी शेर अली भी कहते हैं। ठीक। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन का मैं मरकजी सदर हूँ, ठीक। और ये पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन तमाम तंजीमों के लीडिंग तंजीम बन चुकी है जी। तमाम इदारों ने, तमाम एसोसिएशन ने तस्लीम किया है, बल्कि कराची कैरियर एसोसिएशन ने भी इसको तस्लीम किया है। ठीक है। तो हम पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन वाले जितने भी धरने प्रोग्राम करते हैं तो अपने मुतालबा से पीछे नहीं हटते, बल्कि जो हमारे मुतालबा तो हम हल करवा कर ही वापस जाते हैं। अच्छा। चाहे एक दिन लगे या 8 दिन लगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम चला है अभी, मैंने 8 तारीख को तमाम महकमों को अपनी चिट्ठियाँ और सलाह करवाई अपने दफ्तर की तरफ से। सही। जिसमें सबसे पहले हमारे जो मुतालबात हैं इसमें लिखे हैं करोड़ रुपए डिकेटी हमारी होती हैं। अच्छा। उसके लिए मैं आईजी पंजाब को ये खत लिखा। सही। कि ये हमारे मुताबिक हमारे रोड के ऊपर डिकेटियाँ होती हैं, डिकेटी होने के बावजूद हमें हमारी FIR भी दर्ज नहीं होती। सही। उसके बाद हमारा दूसरा मुतालबा था कि हमारी 7500 गाड़ी महकमा एक्साइज ने कैंसिल कर दी है। 7500 गाड़ी का मकसद कि 75 खानदान को बेरोज कर दिया है। उसके लिए मैंने गवर्नर पंजाब साहब को ये चिट्ठी लिखी। ठीक है। इसकी रसीद मेरे पास है। इसके बाद मैंने कमिश्नर लाहौर को ये चिट्ठी लिखी, इसकी तस्वीर मेरे पास है। ठीक है। इसके बाद मैंने अपने कायद मोहतरम हमदा शहबाज साहब को लिखी, वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा। उसके बाद DC लाहौर को लिखी। ठीक है। इसी तरह CTO लाहौर को लिखी। ठीक है। इसी तरह मैंने DG एक्साइज को लिखी कि ये लोग ट्रांसपोर्टर 20 तारीख को 20 जून को इhtजाज में आ रहे हैं, तो आप हमारी बराए मेहरबानी हमारा मुतालबात सुने। अच्छा। किसी ने हमें पूछा भी नहीं है। मतलब ये आपके जितने भी मुतालिबात हैं, आपने जितनी भी चिट्ठियां लिखी थी, इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया गया, कोई जवाब ही नहीं दिया गया। ठीक है। हमने 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओके। तमाम कारकुन को मैसेज दिया कि आपने बाबू साहब पहुंचना है। उसके बाद रैली की शक्ल में हम जाएंगे फैसल चौक, उधर अपने मुतालबात मनाकर वापस आएंगे। ठीक है। हमारे पास जब हम उधर पहुंचे 1 बजे के करीब या 2 बजे के करीब, हमारे पास सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट आए। मैंने उसको रिक्वेस्ट की, खालिद सिंधु साहब ये आपके मुतल्लिका काम नहीं है, हम आपसे बैठना नहीं चाहते। उन्होंने बोला आप क्या करना चाहते हैं? मैं हम हमजा साहब से मुज़ाकरात करेंगे, उससे नीचे हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपके मुतल्लिका काम ही नहीं है। वो चले गया। घंटे 2 घंटे बाद पूरा इंतजामिया का एक वफद आ गया। उसने ये कहा कि आप हमजा को मिलना चाहते हैं या आप मामले हल करवाना चाहते हैं? मैं जी हम अपने मामला हल करवाना चाहते हैं। वो तो हम मिलते रहते हैं, फिर मिलेंगे। वो हमें ट्रांसपोर्ट हाउस ले गया। यहाँ 3 घंटे का सेक्शन रहा। जो हमने सवालात किए वो उनके पास जवाब नहीं था। सही। तमाम लोगों ने कहा कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, आप जाएं, हम आपको तमाम लोगों से मीटिंग करवाते हैं। ठीक है। ये पहले दिन की आपने हमें कहानी सुनाई है कि जो हुआ है। मैं शबीर आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी ये तमाम तो जो मामला था, जैसे उन्होंने कहा कि हमने पहले ही सारी चीजें भेज दी थी, हर किसी को हमने लेटर भी लिखा था, तो इंतजामिया की तरफ से या किसी भी ओहदेदार की तरफ से क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया गया? बेसिकली इंतजाम इन्होंने 8 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ पे इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हमारी जो मुतालबात हैं अगर ये पूरे नहीं होते तो हम 20 जून से
सड़कों पर आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे। हाँ, हम बाबू साबू बंद कर सकते हैं या फैसल चौक बंद करेंगे। तो वो 20 जून तक जब किसी ने इनके साथ कोई रब्ता नहीं किया, इंतजामिया की तरफ से कोई समझ नहीं आई, क्योंकि हालांकि जब ऐलान किया जाता है तो इंतजामिया की तरफ से ये रब्ता किया जाता है कि आप क्या मुतालबात हैं, क्यों नहीं। हाँ, और ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि किसी की तरफ से, ना इंतजामिया की तरफ से बात की गई है इनके साथ बात, इवन के तहसील सिटी में आता है, ऐसी सिटी का काम था, वो इनसे रब्ता कर लेता है। और उसके बाद एक्साइज के अंडर आता है, महकमा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इनमें से किसी ने इनको ना रोका और ना किसी ने इनसे बात की। पता नहीं उनके ज़हन में ये था कि ये बस बातें कर रहे हैं, रोड पर नहीं आएंगे या नहीं उस दिन उधर पहुंच पाएंगे। और जब ये इधर आ गए हैं, एक दिन पूरा बैठे रहे हैं, रात को इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं। अब मुज़ाकरात जो इनके साथ हुए हैं वो अभी इनकी टीमें बन गई हैं, 6 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है, जिसमें डीजी एक्साइज भी अब उनके साथ इनके। अब इनके मुतालबात तो ये थे कि एक इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बहाल की जाएँ जो कैंसिल शुदा हैं। उसके बाद इन्होंने एक मुतालबा किया हुआ था कि बंद रोड पर जो गैर कानूनी टूल प्लाजा है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो गैर कानूनी इनके खिलाफ चलान किए जाते हैं, ड्राइविंग का असूल है इनका कि उनको आसान बनाया जाए। और उसके बाद जो रोड डकैतियाँ होती हैं उनके खिलाफ FIR या मुकदमात नहीं होते, ये इनके मुतालबात थे। अभी इनका जो मुतालबा उनमें से एक के ऊपर एक एजेंडे पे बात हो रही है अभी, वो है कैंसिल शुदा गाड़ियों पे डीजी से। बाकी इनके मुतालबात अभी वो स्टैंड कर रहे हैं उसी तरह, उसके ऊपर अभी किसी के साथ उसके ऊपर कोई बात अभी तक इनकी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अब इनका अगला लाएअमल क्या होगा वो इन्हीं से जानेंगे कि ये बताएंगे। हाँ सर, मुझे बताइए कि वो सिर्फ एक ही मुतालिबा आपका मान रहे हैं, बाकी मुतालिबात अगर नहीं माने गएंगे तो फिर क्या होगा? जी, मैं आपके प्रोग्राम कितना टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात लंबी मैं तफसीलन करना चाहता हूँ। जब हमारा सेक्शन ख़त्म हुआ तो फिर हम अपने एहतजाजी कैंप में चले गए। घंटे 2 घंटे बाद SP साहब आए, उन्होंने बोला कि आपने जो ये काम किया ये अच्छा नहीं। सही। मैंने कहा बिल्कुल मुझे पर अच्छा नहीं, लेकिन ये जो चिट्ठियाँ ये प्रूफ सबूत हैं कि आपने हमें क्यों नहीं सुना। अभी जो पूरे पंजाब से लोग गाड़ियाँ लेके आ गए, हम क्या कर सकते हैं। फिर वो चले गए। रात को 1:45 के करीब या 12:30 के करीब तमाम अफसरान बल्ला फिर आ गया। ठीक है। बारिश हो रही थी, शदीद आंधी थी। जब आए तो हमें भी एहसास हुआ कि ये हमारे मुल्क के जिम्मेदार लोग हैं, हमें भी थोड़ा सा अपना नरम गोशा करना चाहिए। अच्छा। SP साहब के ऑफिस में चले गए 1 बजे करीब, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक फिर सेक्शन हुआ। मैंने उनसे सवाल किया, मैं सर इस चार्टर डिमांड में लिखा है कि हमारे रोड पे डकैतियाँ होती हैं तो FIR भी दर्ज नहीं होती। उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि कल रात को हमारी गाड़ी मदफगा में लूटी गई। ठीक है। हमारा ड्राइवर अभी, हम इधर कर रहे हैं आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारा ड्राइवर अभी भी मदफगा थाने में बैठा है, उसकी FIR नहीं होती। मुंह बोलता सबूत है, ये आपके सामने है। उसने अभी उसी वक्त फोन किया, हमारी FIR करवाई, और ये बात की अक्कासी करती है कि हमारे पास ज्यादतियां रोड पे होती हैं। उसके बाद हमने अपना उनकी मानते हुए अपना ये धरना खत्म किया, घरों को वापस चले गए। रात के 3 बजे, सुबह 11 बजे का हमारा टाइम था DG एक्साइज के पास, जिसमें सेक्रेटरी एक्साइज ने भी आना था, वो भी नहीं आए। AC ने आना था, वो भी नहीं आए। अच्छा। ये हमारे से थोड़ा सा ड्रामा हुआ। ठीक है। हमारा फिर 3 घंटे का सेक्शन चला। सही। 3 घंटे में मैंने उनको DG एक्साइज को बावर रखवाया कि ये हमारी 7500 गाड़ी आपने कैंसिल की, इसकी वजह बता दें। उन्होंने तस्लीम किया कि 7500 नहीं है, हमने आपकी 4400 गाड़ी कैंसिल की है। मैं जो 4400 तस्लीम कर लिया, 4400 गाड़ी भी वो कम नहीं है। ठीक है। मैंने बोला कि ये जो रिश्वत ली जा रही है गाड़ियां बंद करने की बना पर, मैं आपको प्रूफ और सबूत बाद में दूंगा, पहले मुझे इस बात को 7500 गाड़ी हमारी क्यों कैंसिल की गई। मैंने जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमारे पास गाड़ी का फाइल होती है। बिल्कुल, ये हमारे पास फाइल है जो महकमा एक्साइज ने तमाम डॉक्यूमेंट लगाकर इसमें हमें दी है। हम इसको फाइल को फॉलो करते हुए
आपके पास आते हैं, जनाब ये आपकी फाइल है, बिल्कुल ऐसी है। हम ये गाड़ी खरीदने लगे हैं। की थोड़ी सी किल्लत है, तो मैं इस पे आना चाहूंगी कि अगर मुतालिबात नहीं माने जाते, अभी तो वो एक ही मुतालिबा मान रहे हैं, बाकी मुतालिबात नहीं माने जाते, तो फिर क्या आपका 3 मिनट टाइम दे दे तो मैं आपको तफसील बता दूं कि हमारी अवाम, हमारे वामनास तमाम सुन सके ये हम असल इशू क्या है। वक्त की किल्लत है, अगले सवाल मैं आपसे कर नहीं पाऊंगी, फिर पूरी डिस्कशन नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी हुक्म करें साहब का क्या अगला लाए अमल क्या होगा अगर आपके मुतालिबात नहीं माने जाते हैं? जी अगर हमारे मुतालबा नहीं माने जाते तो हमारे पास 24 घंटे 1000-2000 गाड़ी मौजूद होती है। बम रोड पे हमारा ऑफिस है, तमाम ट्रांसपोर्टर के हमें आपने मुतालबा मनवाने आते हैं। बाबू साहब चौक बंद किया, दोबारा से धरना दिया जाएगा, दोबारा से धरना दिया जाएगा, मोटरवे बंद करेंगे, ठीक है, मेट्रो ट्रेन बंद करेंगे, अच्छा, और ट्रेन बंद करेंगे, गज्जू माता से बंद करेंगे, ठोकर से बंद करेंगे, पूरा पंजाब बुला करके हम अपने मुतालबा लेने का हमें हक है। ठीक है, कर सकते हैं। तो शबीरा आप भी सुन रहे हैं, वो इधर टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि हम दोबारा से धरना दे सकते हैं और पूरा पंजाब ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है पहले भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उन्होंने किया है, अभी भी अगर मुतालिबात नहीं माने जाते हैं तो ये होगा एट द एंड जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वो आवाम को करना पड़ेगा। बिल्कुल आवाम को करना पड़ेगा। और अब अगर ये बंद करते हैं मिनी मस्जिद, ये मिनी मस्जिद ही हैं जो आपके सब्जी मंडियों में फल और सब्जियां लेकर आते हैं, और उसके पास जो हॉस्पिटल्स के अंदर अद्वियात आ रही होती हैं, ये तमाम चीज़ें ये मस्जिद ही जो इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, ये जितना भी काम है इसके ऊपर किया जा रहा है। अगर ये 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं तो आपका लाहौर बिल्कुल सप्लाई बंद हो जाएगी। अब बात यह है कि अगर इंतज़ामिया इनको संजीदा नहीं लेती, इंतज़ामिया की जानब से इनको कोई प्रॉपर इनका बात नहीं सुनी जाती या इनके मुतालबात पूरे नहीं होते, ये भी ऐसे ही हो जाता है कि जैसे इनको लास्ट एक साल कबल भी इन्होंने यही एहतियाज किया था, ये अपनी गाड़ियाँ बहाल करवाने के लिए, और बाबू साहब चौक इन्होंने बंद किया था 1 साल पहले, और तब भी इनको यही कहा गया था कि आपके ऑफिस में एक हम दफ्तर बनाते हैं, वहाँ पे सिस्टम लगाते हैं, और एक्साइज की जानब से वहाँ पे एक सिस्टम लगा दिया गया था, और वो भी कुछ दिनों के लिए रहा, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया। अगर इस दफ़ा भी ऐसे होता है तो ये अगर 1 साल रहते हैं या 6 महीने या 2 महीने या महीने के बाद दोबारा रोड पर आ जाते हैं तो ये भुगतना आवाम को पड़ेगा। ठीक है, अवाम इस दफ़ा तो इन्होंने ये कर दिया है कि इन्होंने यहाँ पर आकर फैसल चौक पर आकर रोड को ज़्यादा बंद नहीं किया और काम सिस्टम चलता रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम अगर ये जैसे ये अपन दे रहे हैं कि हम बाबू साहब भी बंद करेंगे, मोटरवे बंद करेंगे, और ट्रेन भी, मेट्रो भी, और तमाम जो, क्योंकि हर बंदा अपना जो मुतालबात हैं या हक लेने के लिए अब वो समझता है कि मैं जितनी देर तक मैं अवाम को या हुकूमत को टफ टाइम नहीं दूंगा मेरा मुतालबा नहीं सुना जाएगा। अगर ये ऐसे कर जाते हैं या करने में कामयाब हो जाते हैं, 1 दिन बैठते हैं, 2 दिन बैठते हैं, तो ये भुगतना अवाम को पड़ेगा, नुकसान अवाम को होगा, ना तो जो अंदर आने वाला बैठे हुए लोग हैं, जो अफसरान वाला हैं या हमारे MP MNA हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा, ना हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ना है आम आदमी को, आम आदमी को जो रोज़ कमा कर खाने वाला है। ठीक है, आम आदमी को ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी, वो ना काम पे जा सके या ना काम कर सकेगा। जब काम बंद हो जाएंगे, लाहौर सील हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, या मंडियों में सब्ज़ी नहीं आती, फल नहीं आता है, जो वहाँ पर काम करने वाले वो भी बैठेंगे। ये तमाम चीज़ें चेन के साथ जुड़ी हुई हैं, एक चेन बनी हुई है। इनके साथ साथ दूसरी बात करें तो पाकिस्तान जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया हुआ है, उन्होंने 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि हुकूमत अगर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और उनके साथ साथ जो उनकी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स आए रोज़ महंगे हो रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं करती, तो उन्होंने भी टाइम दिया हुआ था कि 72 घंटे के बाद वो भी सड़कों पर आएंगे। अब बात तो ये है कि ये कब तक अपने इनकम मुतालबात पूरे हो जाते हैं, या अगर नहीं मानते तो ये दोबारा कब सड़कों पर आ रहे हैं, उसके बाद वो भी अपना लाएमल दे रहे हैं, और उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। उनके दरमियान भी अब जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं वो भी कह रहे हैं कि जी हम ऐसा सूरत में गाड़ियां नहीं चला सकते। महंगाई ने इतना सबको परेशान कर दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हम अपनी गाड़ियां बंद करें या सड़कों पर आएं। ये चीजें उनके अंदर भी चल रही हैं, ये पहले आ गए हैं, अब उनके दरमियान एक ट्रांसपोर्टर्स भी आ जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले भी आ जाएंगे, और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स आ जाएंगे। मिनी मस्जिद पहले सड़कों पर आया हुआ है, तो ये सूरत हाल आपको बताने की, इसलिए सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। आने वाले दिनों में मजीद इसके ऊपर बात भी हम करेंगे और इस पर करना भी चाहेंगे। सर, जो कमेटी बनाई गई है, तश्कील दी गई है 6 रुकनी कमेटी, उसके ऊपर आपको एतमाद है मुकम्मल कि अगर आपका भी मौक़िफ़ सुना जाए, इंतजामिया का भी मौक़िफ़ सुना जाए तो वो कोई अच्छा फैसला ले सकती है? जी बिल्कुल, हमें एतमाद है, इसलिए उठे हैं। तो एतमाद बहाल करवाना हमें आता भी है। अच्छा, अगर उसमें आपने जो एग्रीमेंट किया है हम उस पर पाबंद हैं। सही। अभी मेरी 1-2 घंटे बाद मैंने डायरेक्टर एक्साइज के पास जाना है। ठीक है।
जो वादा वदा किया है उसकी मैं देख रहे हैं, गाड़ियां ओपन हो गई हैं। ओके। हमें कोई उसका जो मीटिंग हमें मिले हैं। उसके बाद अगर हमारे से चलते हैं तो हम इंशाल्लाह जरूर चलेंगे। अगर नहीं चलते तो जो हमने जो करप्शन का बताया कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, उसको उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने परसों रात हमारे लोगों से 60,000 रुपया लिया गाड़ी रोक कर कि आपकी ये गाड़ी बंद है, आपकी गाड़ी का ये नेट से ऑन है, तो 60,000 लेकर गाड़ी छोड़ी गई। अच्छा। उन लोगों को बुलाएं। हमें तो तमाम जो हमारी वादे किए हैं वो पूरे करें, हम मुतमिन है। अगर ना करेंगे तो बाबू साहब चौक बंद करना, मोटर बंद करना हमें बहुत अच्छा दोबारा से जो है वो धरना दिया जाएगा और सड़कों पर निकला जाएगा। बहुत शुक्रिया। शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, मरकजी सदर हैं मिनी मज़दा एसोसिएशन के साथ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और शबीर हैदर जफर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। शबीरा आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, दुनिया में फी ज़माना अगर किसी के मयार ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी तालीमी काबिलियत कम और बैंक बैलेंस और उसके पास मादी अशिया से लगाया जाता है। और सवाल ये है कि पैसा आखिर कमाया कैसे जाए, यानी बिजनेस किया जाए या फिर नौकरी की जाए। ये एक बहुत ही बड़ी डिबेट है जिसमें हर कोई फंस जाता है। और इस हवाले से एक हदीस भी है कि रिस्क के 10 में से 9 हिस्से तिजारत यानी कि बिजनेस में है। लेकिन हम कारोबार करने से पहले ही उसके नुकसानात से डरना शुरू कर देते हैं कि फलां चीज हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, चलेगा नहीं। इसलिए पाकिस्तान में कारोबार की बजाय नौकरी को ज्यादा तरजीह दी जाती है कि कुछ भी ना हो, कम से कम उससे हर माह तनख्वाह तो मिल जाया करेगी ना। और यहाँ तक कि जो वालिदैन बिजनेस करते हैं ना, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है वो नौकरी करे। हालांकि ये ई कॉमर्स और स्टार्टअप का जमाना है। छोटे कारोबार को इंटरनेट और वेब्स पर मुंतकिल करके लाखों रुपए महाना कमाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि ब्लू कॉलर जॉब्स जिनको मामूली समझा जाता है, उनको भी जदीद तकाजों पर लाकर लाखों कमाया जा सकता है। तो ब्लू कॉलर जॉब से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, छोटे कारोबार जो हैं वो ई कॉमर्स से कैसे मुंसलिक हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैफ गौरी, हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। सैफ, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपने मुझे आपने कुछ अंदर एक दो चीज़ें डिस्कस की कि कारोबार को क्यों प्रेफरेंस दी जाए ऑन द अदर आपकी जो है जॉब के ऊपर। बिल्कुल। तो मेरा कुछ एक एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम जस्ट 23 years old और इवन दो कि मेरे खुद 23 एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त। अच्छा। और व्हेन आई स्टार्टेड इन 2018 तो मैंने 1 साल जॉब की सेक्टर के अंदर। सही। यूनिवर्सिटी के साथ एक पैशन था कि जब डिग्री खत्म हो तो एटलीस्ट मैं या अच्छी जॉब कर रहा हूँ या अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। क्योंकि एक जो मीडियोकर फैमिली का एक पर्सन होता है ना, उसको यही होता है कि वो कहीं ना कहीं तक पहुंच जाए। तो मैंने जब 1 साल जॉब की तो मुझे 2 चीजें रियलाइज हुई। ठीक है। द फर्स्ट वन कि आप लोकेशन डिपेंडेंट हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लाहौर न्यूज के ऑफिस में बैठी हैं, तो आपको जो है सुबह पता नहीं कितने बजे जाना पड़ा, लेकिन 9 to 5 आप आके बैठते हैं एक स्पेसिफिक आवर्स के ऊपर। तो जब मैं यूनिवर्सिटी के साथ जाता था तो मुझे था कि 12 बजे से लेके रात 8 बजे तक मेरे लिए कैसे पॉसिबल है कि मैं अपनी स्टडी को साथ कंटिन्यू कर सकूं। एग्जैक्टली। हाँ। एक तो लोकेशन डिपेंडेंट हो गए आप और एक टाइम डिपेंडेंट हो गए। तो दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल 80,000 रुपए भी कमाते हैं, ठीक है, इन 8 घंटों के अंदर, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि आपने इस 80,000 को 2 लाख रुपए तक पहुंचाना है, तो आप कैसे करेंगी? ऑब्वियसली आप कहेंगी कि मैं 8 से 12 घंटे काम कर लूंगी। लेकिन व्हाट इफ अगर 2 लाख को 5 लाख करना हो तो नहीं पॉसिबल। एग्जैक्टली। और ज्यादा काम ही नहीं हो सकता। यस। तो ये जॉब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके आवर्स बिक रहे होते हैं। आप आवर्स के अंदर जब काम करते हैं तो आपके आवर्स जब बिकते हैं तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उसके बरक्स जब हम बिजनेस की बात करें, सही, और बिजनेस के अंदर भी अगर हम फिजिकल बिजनेस की बात करें तो फिजिकल बिजनेस भी एक लोकेशन डिपेंडेंट है। ठीक है। अगर आप कहीं पे शॉप भी ओपन करते हैं तो वहां पे जो आपके पास ऑडियंस आएगी, कस्टमर आएंगे, वो एक सराउंडिंग वाले एरिया से आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास टारगेटेड ऑडियंस जो है वो आपकी सराउंडिंग एरिया की है। लेकिन जब हम बात करते हैं उसको ऑनलाइन शिफ्ट करने की, आपकी आइदर सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं,
तो दोनों को जब हम ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं तो आपके पास टारगेटेड ऑडियंस खाली आपका वो एरिया नहीं रह जाता, लिमिटेड नहीं रह जाता, लिमिटेड नहीं रह जाता। आपके पास या तो पूरा पाकिस्तान आएगा, exactly. या पूरा लाहौर आएगा, या पूरा इंटरनेशनल आ जाएगा। तो आपके पास जब ऑडियंस पड़ेगी तो ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे कि आपने पहले भी एक हदीस को उठी कि रिज़्क के जो है 10 हिस्से जो है उसमें से 9 हिस्से जो है तजारत में हैं। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। उसके अलावा बस मतलब मेरी साइड से तो यही था कि मतलब आपकी जो आपने जो डिस्कशन की उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपसे डिस्कस लेकिन सैफ जैसे मैं बात की थी कि नौकरी और बिजनेस क्या किया जाए, ये बहुत एक डिबेट होती है। और जब भी कोई नौजवान अपनी टीन एज में पहुंचता है, कुछ करने की कोशिश करता है, तो समझ नहीं आ रही होती उसे कि नौकरी की तरफ जाए या फिर बिजनेस की तरफ जाए। और नौकरी को इसलिए ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि ये सिक्योर है, हमें एटलीस्ट महीने में वो उतनी अमाउंट मिल जाएगी, और बिजनेस में पता नहीं उतना हम कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, मतलब वो जो एक डर लगा रहता है, तो ये इनसिक्योरिटी हमें पैदा हो जाती है बिजनेस करने के लिए। बेसिकली ये इनसिक्योरिटी क्यों पैदा होती है? क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है ना, जो हमें जिन लोगों ने गाइड किया है ना स्टार्ट से, जिन्होंने हमें एक प्रॉपर एक डायरेक्शन दी है, आइदर वो हमारे पेरेंट्स हैं, हाँ, या फिर हमारे जो प्रीवियस टीचर्स हैं, उन्होंने हमें इस चीज की तरफ लगाया। इवन दो कि आज का जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता भी है, बिजनेस पढ़ता है, उसे भी एंड पे यही होता है कि आपने जॉब करनी है, exactly. आपने मार्केटिंग में जॉब करनी है, आपने सेल्स में जॉब करनी है, तो व्हाई नॉट कि आप उसको बिजनेस की तरफ क्यों नहीं लगाते? तो डायरेक्शन वहीं से मिलनी चाहिए प्रॉपर। और फिर दूसरा ये कि जब एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जाता है तो वो 4 साल या 6 साल जितना भी वो पढ़ता है, उसका फोकस जो है वो अपने मार्क्स पे ज्यादा होता है कि मैं जो है अच्छे मार्क्स सिक्योर करके कहीं अच्छी जॉब सिक्योर कर लूंगा। तो बिलीव मी, मैंने रिसेंटली एक जॉब फेयर था, वहां पे जाके रैंडम इंटरव्यूज दिए 5 डिफरेंट कंपनीज को। और इवन दो कि मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे अपने एम्प्लॉयज हैं, मैंने रैंडम जाके इंटरव्यूज दिए, और उन्होंने मुझे आपको शायद इतना यकीन नहीं आएगा, उन्होंने मुझे ऑफर क्या किया कि आपको जो है हम 20,000 पे हायर करेंगे, अच्छा, और एज अ इंटर्नी हायर करेंगे फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। तो मैंने कहा कि मेरी 16 ईयर्स की एजुकेशन है, और 16 ईयर्स की एजुकेशन के बाद आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको 20,000 पे एज अ इंटर्नी हायर करूंगा, वो भी बीडी के अंदर। बीडी का मतलब है कि आपको कस्टमर सर्विस पे हायर करूंगा। ओके। तो मैंने कहा मेरा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस 2 साल का डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ जाएगा? कहते आप नहीं लेना चाहते जॉब, आपके पीछे 10 लोग और खड़े हैं, वो आ जाएंगे। तो ये लेवल है, क्योंकि जब हम एक डिग्री पे फोकस करते हैं, डिग्री हमें क्या सिखाती है? वो एक खाली बुक्स पढ़ना सिखाती है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की। उसके साथ साथ आपको फोकस करना चाहिए स्किल्स पे। ठीक है। मैंने खुद स्टार्ट किया, और मैंने 4 ईयर्स पहले स्टार्ट किया। मैं स्टिल कहता हूं कि हर बच्चे को एटलीस्ट 16 ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। 16 ईयर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम ईयर्स होते हैं। अब मैंने स्टार्ट किया 23 के अंदर, तो ठीक है, मेरे पास 30 ईयर्स तक का एक लाइफ टाइम है, हाँ। बट मेरे ख्याल से 30 ईयर्स के बाद आपकी जो एफर्ट्स है ना, वो उतनी ज्यादा पुट नहीं हो रही होती, हाँ। तो 30 ईयर्स तक आपके पास कितने साल हैं? 7 ईयर्स है मेरे पास, 7 to 8 ईयर्स। अगर मैं 16 ईयर से स्टार्ट करता तो मैं आज शायद बहुत आगे निकल चुका होता, लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी कि मतलब मैं उन लोगों से बहुत बेहतर हूं जो कि अभी जॉब ढूंढ रहे हैं 40,000 की, 50,000 की। इवन दो कि मुझे फेलोज कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट कर दें, कहीं हायर कर लें, मतलब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस बंदे के पास स्किल नहीं है ना, उसका हमारी इंडस्ट्री में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में स्किल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस करने के लिए भी कोई स्किल चाहिए होता है क्या? नहीं, बिजनेस करने के लिए स्किल नहीं, माइंडसेट चाहिए होता है। अच्छा, आपके अंदर जो है क्या कहते हैं उसे, जिगरा होना चाहिए कि आप जो है वो बिजनेस करने के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अगर तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी है ना, लेट्स से, तो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि जी एक सिक्योर जॉब मिल जाएगी मुझे 80,000 की, आप उसके पीछे लगे रहते हैं कि 80,000 की जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको अपनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही वहां पे। तो क्या आप 80,000 की जॉब पे खुश हैं? आप एक सर्वे करके देख लें, लोग खुश नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लोग कहते हैं कि हमें कुछ करना है, मतलब हमें आप लोकेशन इंडिपेंडेंट है, आपने कहीं घूमने जाना है, आप कहते हैं जॉब का मसला है, जॉब की वजह से जा नहीं सकते हम। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए मैंने आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए। अच्छा। माइंडसेट अगर आपके पास है तो पैसा भी खुद ही जनरेट हो जाता है। हमने कैसे स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट किया। पैसा भी जरूरी नहीं है, माइंडसेट के आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ पे है। तो मैंने जब स्टार्ट किया कुछ भी नहीं था, इवन दो कि मेरी फैमिली भी इतनी कोई वो नहीं है, बिजनेस लैंडलॉर्ड नहीं है, लेकिन मैंने अब स्टार्ट किया तो मैंने सर्विसेज से स्टार्ट किया। ओके। लाइक इसमें 2 चीजें आती हैं जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, या तो आप खुद इन्वेस्टमेंट करें, ई कॉमर्स की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो या तो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट से आप किसी और से काम करवाएं, एज अ वीए किसी से काम करवा लें, किसी से भी काम करवा लें। तो मैंने एज अ वीए स्टार्ट किया, उससे इतने पैसे इकट्ठे किए कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी, लाइक $5,000 $10,000 इन्वेस्ट कर दिया। ओके। तो बात क्या हुई कि माइंडसेट, स्किल सीखना पड़ेगा, लेकिन स्किल जो है वो
स्टार्ट पे जरूरी नहीं है, ठीक है, आपका माइंडसेट वहां पे इंपॉर्टेंट है। और इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है कि हमारे पास, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती इसलिए हम बिजनेस नहीं कर पाते, लेकिन हमारे पास आइडियाज बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, खाली आइडियाज क्या आपको लगता है कि वर्थ इट? क्योंकि आइडियाज, एक बंदा जो बैठा आइडियाज दे रहा है, 10 आइडियाज लोग लेके बैठे होते हैं, लेकिन उस आइडिया को इंप्लीमेंट कितने लोग करते हैं, उस पर रिस्क कितने लोग लेते हैं, रिस्क नहीं लेते। तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट भी करना है, ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, तो आप जो है वो जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 4 to 5 आवर्स, और आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, फोन होना चाहिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जब मेरे पास लिटरली मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज 14 years old लिटरली, और वो मेरे पास आने से पहले जो है वो कर रही थी एसईओ वगैरह का काम कर रही थी, ठीक है। शी वाज अर्निंग अराउंड $300 से $400। उनके फादर बहुत सपोर्टिव है, वो खुद एजुकेशन जो है वो कुछ है इंडस्ट्री से जो है लिंक्ड है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसको ग्रो करवाना है आगे ना। मैंने कहा ये कौन सी क्लास में है? उन्होंने कहा कि वो 7th क्लास में है। 7th क्लास के उसने पेपर दिए और 1 year जो है ये काम सीखेगी सिर्फ, और बड़ी अच्छी फैमिली से थे, मतलब लिटरली आई वाज अमेज्ड कि इस तरह के पेरेंट्स भी हैं जो लोगों को इस तरफ लेके आ रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान था कि मैंने 18 years में स्टार्ट किया, ये बच्ची 14 years में स्टार्ट करी है, और जब ये 18 years तक पहुंचेगी तो ये कहाँ पे खड़ी होगी? बिल्कुल तो ऐसे क्या यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स खड़े नहीं होंगे? ऑब्वियसली खड़े होंगे। एंटरप्रेन्योर यहाँ से निकलेंगे क्योंकि आपको जब एक प्रॉपर आइडिया मिलता है ना इस एज के अंदर, तो यहाँ पे इंसान जो है वो अपने आप को हर चीज लगा देता है फुल। वो कहते हैं कि 18 से 20 साल वाला बंदा बहुत, उसके अंदर ना एक वो होता है कि यार बस मैं कर दूं कुछ, तो वो करने के लिए रेडी होता है। जब इंसान 25 ईयर से पहुंच जाता है ना, तो फिर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनर्जी भी तो वो खत्म होना शुरू हो जाती है ना वो वाले पीरियड में। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स की मैं बात करी थी कि बहुत से लोग अभी भी अपना जो है बिजनेस रन कर रहे हैं, वो कोई भी बिजनेस हो सकता है। अब हमारा स्टार्टअप का दौर आ गया, ई कॉमर्स का दौर आ गया, अब हम उसको किस तरह डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं ताकि अगर हजारों रुपए कमा रहे हैं तो उनको हम कन्वर्ट कर सके कि ज्यादा पैसे लाखों रुपए में भी कमा सके। देखें, अभी आपके पास कुछ रीसेंट एग्जांपल्स हैं, मैं बड़ी एग्जांपल्स नहीं कोट करता। आपके पास कुछ एक तो माहिर.pk के नाम से और एक मरहम.pk, एक तो है जो लोग ये छोटा काम करते हैं, जिसको हम छोटा काम कहते हैं। हाँ। वो छोटा काम नहीं होता। एक प्लम्बर है, उसको उन्होंने कैसे शिफ्ट किया है, लाइक ऑन द माहिर.pk, वहां पे जो एक प्लम्बर है वो भी अपनी जो सर्विसेज है उस स्पेसिफिक ऐप के थ्रू जो है वो दे रहा है अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। तो अब वही बात है कि आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है। अगर आप एक छोटा बिजनेसमैन हैं या आप ब्लू कॉलर जॉब से लिंक्ड हैं, तो आपको ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो कि आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके। आपको मेंटोरशिप की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है ज्यादातर लोगों के पास। जब अवेयरनेस नहीं है तो आप आगे काम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको जो है पहले तो अवेयरनेस लेके आनी है, अवेयरनेस के बाद फिर ये ब्लू कॉलर जॉब छोटी मोटी कोई जॉब नहीं होती। एक छोटा सा बंदा भी अपना एक वेबसाइट के थ्रू एक छोटा सा, इवन दो कि आप ELO का अगर मैं नाम ले सकूं तो ELO ने जब स्टार्ट किया तो बहुत बड़ा ब्रांड है इस वक्त। उन्होंने एक फट्टे से स्टार्ट किया, मतलब एक टेबल से स्टार्ट किया। वो वीडियो बनाते थे फेसबुक पे और वहां से स्टार्ट कर दिया। आपके पास फोन है, आप टिकटॉक यूज करते हैं, आप जो है नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, आप उसी फोन से एक वीडियो बना लें अपने प्रोडक्ट का, उसको पोस्ट कर दें। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है प्रोडक्ट की बात करें या सर्विस की बात करें, यूनिकनेस होनी चाहिए। ओके, यानी कि जिससे हम कहते हैं USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप भी वो सर्विस दे रही हैं, मैं भी वो सर्विस दे रहा हूं, दोनों में फर्क क्या है? लेकिन थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, हट के होना चाहिए, ताकि जो आपकी ऑडियंस है उसको कैची लगे और वो आपकी तरफ आए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हमने आप लोगों के साथ और सैफ ने खासतौर पे हमारे साथ शेयर की हैं कि किस तरह आप अपनी कारोबार को या अपने बिजनेस को बूस्ट पर लेकर जा सकते हैं। सैफ गौरी ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सैफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पर आए हैं और ई कॉमर्स के हवाले से बात कर रहे थे। नए जमाने के नए तकाजे हैं जिनको अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब आपने मुझे इजाजत देनी है।